हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फाइल के अंदर एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक को बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, कोई भी हमने एक फाइल के अंदर, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जब मॉड्यूल बनाया होता है ना, तो हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। लाइक हमारी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैंने रख दिया स्क्रिप्ट 1.js, दूसरी है स्क्रिप्ट 2.js। अब स्क्रिप्ट 1.js के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि वही सेम वेरिएबल मैं स्क्रिप्ट 2.js के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकूँ, तो मैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ जो है ना आई है। हमारा जो बेसिक जावास्क्रिप्ट थी, वेनिला जावास्क्रिप्ट, उसमें ये चीज़ नहीं थी। मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई प्रोजेक्ट हम इसको देख लेते हैं। आई होप सो कि इसमें कुछ ना कुछ होगा इस रिलेटेड। हाँ, इसमें बल्कि होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, मैं ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको रिएक्ट में हेल्प करेंगे। जितने भी आप फ्रेमवर्क्स कर रहे होते हैं ना, रिएक्ट करो, व्यू करो, एंगुलर करो, तो उसके अंदर ये आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम रिएक्ट करेंगे तो उसमें हमें हेल्प आउट करेंगे। ये मैंने रिएक्ट का कोड ओपन किया हुआ है, इस कोड की आपको समझ नहीं आएगी तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर मैंने कितनी चीजें इंपोर्ट की हुई हैं। ठीक है, अब ये CSS की फाइल को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। तो एग्जैक्टली CSS की जो फाइल होती है ना, ये एक ऐसी फाइल होती है, हम इसको सिंपल HTML CSS के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल की बात करूं तो उसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी एक यहाँ पर होगी जी app.js की फाइल, हमारी जो मेन फाइल होती है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने साइन अप के पेज बनाया हुआ है, ये अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, होम का पेज है, लॉगिन, नैब बार, ये सारे पेजेस मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। और उन सबको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये नैब बार को मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये लॉगिन को इंपोर्ट कर लिया, ये कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर लिया, अबाउट को इंपोर्ट कर लिया। तो सारों को मैं वन बाई वन इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे उन्हीं पेजेस को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये अबाउट को मैंने यूज कर लिया, ये होम को यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं इन यहाँ से इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो किस तरह से इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट और कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर वो स्टोर होगी, और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के, इस फाइल के अंदर से। ठीक है, मैंने बेसिकली पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब कॉन्टैक्ट की फाइल को मैंने इंपोर्ट किया, अगर मैं कॉन्टैक्ट वाली फाइल के अंदर जाऊं तो मैंने यहाँ पर देखो एंड एंड पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट की पूरी की फाइल को मैंने पूरे का पूरा फाइल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फाइल लिखने के बाद एंड पे मैंने उस फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया। मतलब यहाँ से इस फाइल को मैं भेज रहा हूँ, और जो मेरी फाइल थी वहां से मैं उसको गेट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, और उसका जी नाम मैं रख लूंगा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। लाइक मैं इसका नाम रख दूंगा जी, फर्स्ट रख लेते हैं, FIRST, fust.js। ठीक है, अब ये मैंने एक, हमारे पास script.js है, एक हमारे पास first.js है। अब first.js के अंदर मैं कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट नेम कर लेता हूँ मैं, नेम इक्वल टू जीशान। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, अब यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर इसको यूज कर सकूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही यूज होने वाली चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, बिल्कुल इजी सी चीज़ है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट का कीवर्ड इसके साथ लिख दिया, तो अब ये एक्सपोर्टेबल है। अभी इस फाइल के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको किस तरह, यार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लूँ, एक तरीका ये होता है कि मैं इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल एक्सपोर्ट लिख के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेगी, करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मुझे उस वेरिएबल को गेट करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पर गेट कर लिया नेम फ्रॉम, अब कहाँ से गेट कर रहा हूँ मैं, डॉट स्लैश और फर्स्ट डॉट जेएस के अंदर से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके आपको चेक करवाऊँ, तो यहाँ पर नेम के अंदर मुझे क्या गेट हो रहा है, लेट मी चेक। मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा रन हो चुका है। हम जरा राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट में चले जाते, इसमें कंसोल में चले जाते हैं, क्योंकि हमने उसको कंसोल में प्रिंट करवाया हुआ है। ओके, अनगेट सिंटैक्स एरर, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल।
एरर तो नहीं आना चाहिए इस पर। cannot use import statement outside a module at script.js। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जी import name from first.js, अगर मैं करके देता हूँ नहीं। करना तो ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट तो किया नहीं होगा उसको। ये एरर क्यों दे रहा है? मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं इसको जरा देख लूँ। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था? प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यहाँ पर हमने टाइप हमें मॉड्यूल लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल है, ठीक है। तो और ये हमारी सेकंड फाइल है जिसके अंदर हमने वेरिएबल यूज बनाया हुआ है, ठीक है। और इस फाइल के अंदर हमने इस वेरिएबल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो जहाँ पर हमने इंपोर्ट किया होता है इस फाइल को, जब हम एचटीएमएल के साथ लिंक कर रहे होते हैं, तो जब हम मॉड्यूल का यूज कर रहे होते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ रिएक्ट जेएस की, तो उसमें हमें इस तरह की कोई भी चीज यूज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बट हमें इसके अंदर यूज करना पड़ता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने टाइप मॉड्यूल यहाँ पर यूज किया, तो अब हमारा ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर वेरिएबल में नेम जिशान रखा था और इस फाइल के अंदर मैंने इसको एक्सेस किया है और कंसोल डॉट लॉग में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो हमारा ये जिशान जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, लाइक मैं जिशान साद ताहिर लिख देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ जी। तो अब ये अपडेट होके जिशान ताहिर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मॉड्यूल का टॉपिक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरा मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास टॉपिक होता है डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? हम हमारे पास जैसे एक एरे होती है ना, पूरी की पूरी एरे है या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको भी मैं जरा रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई भी एरर हमारा जनरेट ना हो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। लेट ARR इक्वल टू, और यहाँ पर कर लेता हूँ जी 10 20 30 40, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया। अब अगर मैं इसकी एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं किस तरह से प्रिंट करवाऊंगा? कंसोल डॉट लॉग करके ARR ऑफ जीरो इंडेक्स, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज मैंने किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से पिक करूंगा? दोबारा से एरे का इंडेक्स यूज करते हुए। सर आप हर चीज कंसोल में क्यों कर रहे हैं? यार आप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कंसोल में भी कर सकते हो, अगर आप उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर सकते हो, आप उसको अलर्ट में प्रिंट करवा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं जो है प्रिंट करवा लेता हूँ जी हेलो वर्ड। हेलो ही मैं जस्ट लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास में, इसको क्लोज करके। ये देखो, अब मेरा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश इट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, इसके जरा मैं टाइप हटा दूं। ये देखो हेलो मेरा स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा हेलो प्रिंट हो गया। मैं चाहूँ उसको कंसोल में प्रिंट करवा सकता हूँ, चाहूँ उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर इसी को मैं अलर्ट में प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं अलर्ट में भी प्रिंट करवा सकता हूँ। आपने आई थिंक सो पूरी क्लासेस नहीं देखी, तो ये सारी चीजें मैंने वन बाय वन डिस्कस की थी। कंसोल का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कंसोल के अंदर हमारे पास सारे के सारे जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो आपको एरर कभी भी नहीं शो करता, ठीक है। तो आपके जितने भी एरर्स होते हैं वो आपको कंसोल में शो होते हैं। तो अगर कोई भी एरर होता है ना, जब आप कंसोल के अंदर वर्क कर रहे होते हो तो आपको एरर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट इसलिए हम कंसोल का यूज करते हैं। आपकी मर्जी, आप कंसोल का ना यूज करना चाहो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किसी भी चीज को प्रिंट करवा लो। Okay? तो हम देख रहे थे ये एरे। अब एरे के किसी एक इंडेक्स को अगर हमने यूज करना है, लाइक हमने फर्स्ट इंडेक्स को या सेकंड इंडेक्स को हमने यूज करना है, तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा एरे ऑफ जीरो इंडेक्स, एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने क्या किया है, डेटाबेस से डेटा को फेच किया है, ठीक है। या ऐसे समझ लो मैं डेटाबेस में डेटा को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जब यूजर ने इनपुट फील्ड्स के अंदर डेटा पुट किया, अपना उस अपना यूजर नेम दिया, अपना फोन नंबर दिया, अपना ईमेल दिया, अपना पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड किया, ये सारा डेटा जब मैंने उसके इनपुट में से गेट किया, अब मैं वो सारा डेटा डेटाबेस में भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सारा डेटा जब वन बाई वन आ गया, मैं उसको भेज दूंगा। अगर लेट्स सपोज मैं डेटाबेस से उसको एक्सेस कर रहा हूँ,
तो वो मुझे जो डेटा मिलेगा ना वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। लाइक ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में मिलेगा या एरे की फॉर्मेट में अगर आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप उसको अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, फर्ज करते हैं किसी भी यूजर ने लॉगिन किया, तो उसने अपना ईमेल और पासवर्ड पुट किया। अब आप डेटाबेस से डेटा को, उसके डेटा को गेट करोगे कि जो डेटाबेस में ये डेटा पड़ा है, क्या ये जो यूजर लॉगिन करना चाह रहा है, जो यूजर ने ईमेल और अपना पासवर्ड दिया है, वो डेटाबेस में से एग्जिस्ट भी करता है डेटाबेस में या नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। जो यूजर है वो अथेंटिक है या नहीं है। तो डेटाबेस से आपको डेटा को गेट करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा कि ये जो यूजर ने डेटा पुट किया है, क्या ये यूजर अथेंटिक है कि नहीं। अगर वो यूजर अथेंटिक होगा तो आप उसको लॉगिन की एक्सेस दे दोगे, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस से डेटा को गेट करते हैं तो आपके सामने जो है ना जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज आपने 25 से 30 जो है ना इनपुट को आपस में कंपेयर करना है, चेक करना है, तो क्या वन बाई वन आप ये लिखते रहोगे, एरे ऑफ 0th इंडेक्स, एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, एरे ऑफ 20 इंडेक्स। उससे बेहतर ये है कि जो जो उसकी वैल्यूज हैं उसकी किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए। मैं आपको ना वही हम फाइल ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम साइन अप पेज में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना स्टेट्स होती हैं रिएक्ट जेएस के अंदर ना। हम जब रिएक्ट में शिफ्ट होंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप इतना समझ लो कि जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जो रिएक्ट होती है ना, रिएक्ट सॉरी, जो स्टेट होती है ना, स्टेट भी एक वेरिएबल ही होता है। जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि ये वेरिएबल का नाम है वैल्यू, और उसके साथ एक दूसरा वेरिएबल है सेट वैल्यू। अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी चेंज करना चाह रहे हो तो आप सेट वैल्यू के थ्रू चेंज कर सकते हो। जस्ट इतना डिफरेंस है, अभी के लिए ये समझ लो। ये स्टेट होती है, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर मेरे पास नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, वर्क है और पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। ये 5-6 चीजें हैं, ठीक है। अब जब मैं फॉर्म की वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो यूजर ने इनपुट बॉक्सेस में डेटा पुट किया है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। फॉर्म की वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ। अब मैंने वो डेटा सारा का सारा गेट किया, ठीक है। गेट करने, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कहीं एपीआई वगैरह कॉल की होगी। ये देखो, ये यहाँ पर देखो। ओके, ठीक है, जस्ट मिनट, सेट वैल्यू। ओके, अब देखो मैंने ना क्या किया हुआ है कि सबसे पहले डेटा जो था ना, मैंने ऐसे समझ लो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मैंने अभी के लिए नेम की वैल्यू भी खाली एम्प्टी छोड़ दी, ईमेल की भी एम्प्टी छोड़ दी, फोन नंबर की एम्प्टी छोड़ दी। जब यूजर डेटा पुट करता गया ना, तो मैंने इन इन इनपुट बॉक्सेस के अंदर ऑन चेंज एक मेथड यूज किया, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का एट्रीब्यूट यूज किया, इस पे मैंने हैंडल चेंज का फंक्शन कॉल कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑन चेंज क्या चीज है। जब भी आप इनपुट बॉक्सेस बना रहे होते हो ना, जब आपने अगर प्रोजेक्ट किया तो आपको इन चीज का पता होगा कि जब वो यूजर ने इनपुट बॉक्स बनाए ना हमने, तो यूजर उसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसके अंदर वैल्यू एक फिक्स कर दी होती है, ठीक है। अब इसको जब वैल्यू फिक्स कर देते हो ना, तब यूजर उसमें कुछ भी इनपुट नहीं कर पाता। तब हम क्या करते हैं, ऑन चेंज का मेथड यूज करते हैं कि ऑन चेंज पे इसको क्या करो। ये बेसिकली एक इवेंट है ऑन चेंज। तो इस पे हमने हैंडल चेंज का मेथड कॉल कर दिया। अब हैंडल चेंज के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सेट वैल्यू की हुई है। मतलब उस जो मेरी स्टेट थी, वैल्यू नाम का जो वेरिएबल था, उसको मैंने अपडेट कर दिया है कि यहाँ पर क्या करो। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऑपरेटर का यूज करके जो भी वैल्यूज थी, मतलब देखो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की, मतलब इस इनबोर्ड इन इस ये जो इनपुट बॉक्सेस से इनकी वैल्यू, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट की हुई है ना, यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो उसने पुट किया है ना, हर नेम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को अपडेट करते जाओ। ये बेसिकली इसलिए किया ताकि क्या हो जाए कि जो यूजर ने वैल्यू इंटर की है वो एंटर कर सके। अगर हम ये नहीं करते तो यूजर एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू एक डिफॉल्ट सेट कर दी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपडेट कर दिया वेरिएबल को। अब यूजर ने अगर नेम वाले इनपुट बॉक्स के अंदर जिशान लिखा है, तो सेट वैल्यू जो हमने किया है ना, इससे क्या होगा, इस सेट वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर नेम की वैल्यू जिशान हो जाएगी, ठीक है। जो क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया सेट वैल्यू को। सेट वैल्यू को मतलब अपडेट करने का मकसद, हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया। वैल्यू को अपडेट करने का मतलब हमने वैल्यू के वेरिएबल्स को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहीं पर भी अगर नेम को एक्सेस करना था, तो मैंने कैसे एक्सेस कर सकता था, वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट ईमेल, वैल्यू डॉट फोन नंबर, वैल्यू डॉट वर्क। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मुझे बार बार वैल्यू डॉट नेम, वैल्यू डॉट ईमेल, वैल्यू डॉट फोन नंबर ना लिखना पड़े। मैं इनको एक वेरिएबल्स बना दूं, सेपरेट वेरिएबल, मतलब ये इस स्टेट से इंडिपेंडेंट हो जाए।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर ली। ठीक है, अब ये डिस्ट्रक्चरिंग क्या थी कि उस पूरे के पूरे वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट था, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है वैल्यू का। ठीक है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ये सारे वेरिएबल्स के नेम रख लिए और इसको इक्वल कर दिया इस वैल्यू के। मतलब ये मैंने कहा कि इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये सारे अब देखो वैल्यू की जो पहली पहली वैल्यू थी ना, यहाँ पर अगर लेट्स सपोज जिशान आया ना, अब वो इस नेम वाले वेरिएबल में अगर मैंने अब कहीं पर भी एक्सेस करना है ना, तो मैं डायरेक्ट नेम से एक्सेस कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैं ईमेल को एक्सेस करना है तो दूसरा जो यूजर ने अगर इनपुट वाले बॉक्स में जो भी पुट किया होगा वो मैं इस ईमेल वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। अब मुझे कहीं पर भी उसको एक्सेस करना है तो डायरेक्ट मैं ईमेल से एक्सेस करूंगा, अब मुझे वैल्यू डॉट ईमेल से एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। तो जस्ट ये डिफरेंस, ये हमें बेनिफिट होता है डिस्ट्रक्चरिंग करने का। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इजी कर सकें कोड को। ठीक है, तो हम बेसिकली इजी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एरे क्रिएट की थी, अब मैं इस एरे को डिस्ट्रक्चर करूंगा। तो डिस्ट्रक्चर किस तरह से कर सकता हूँ, अब मैं जो है ना वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, जैसे वो एरे बनाई थी वैसे मैं एक एरे बना लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। कितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास, 4 वैल्यूज हैं, ए कॉमा सी कॉमा बी डी इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ ए डबल आर। ठीक है, तो अब ए डबल आर की जितनी भी वैल्यूज हैं वो वन बाई वन करके इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। मैं जो अपनी अभी आपको रिएक्ट जेएस के कोड दिखाया था और सारा कोड समझाया है ना, उसका मकसद ये था कि हम डिस्ट्रक्चरिंग करते क्यों हैं। मैं अगर आपको बता देता ना कि यार हम ये इस तरह से डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, आपको समझ तो आ जाती, अभी भी आपको समझ आ गई होगी, आप सोच रहे होगे कितनी बहस क्यों की, तो आपको समझ तो आ गई। लेकिन आपको आपने ये सोचा होगा यार हमें जरूरत ही क्या पड़ी डिस्ट्रक्चरिंग करने की, हम उसको एरे ऑफ 0 इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते थे, एरे ऑफ 1 इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते थे। तो हमें बार बार हमें अब याद नहीं होगा कि 20 वैल्यूज के कौन से इंडेक्स पे पड़ी है। अब हमें पता चल गया कि ये बी के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो अब हम जहां पर भी हमें एक्सेस करना होगा तो हम बी को एक्सेस करेंगे। अगर अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके मैं बी को अगर मैं एक्सेस करता हूँ, तो अब बी के अंदर मुझे 20 मिल जाएगी वैल्यू। ये देखो 20 मुझे मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने एरे को क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर दिया। ये जैसे मैंने एरे को डिस्ट्रक्चर किया है सेम वैसे मैं ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर देखो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट ओबीजे ओबीजे इक्वल टू, एक तो यार यहाँ पर सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए मुझे छत पे आना पड़ा आपको क्लास देने के लिए। तो उसके लिए फिर ये है कि मैं कंफर्टेबल जगह पे नहीं बैठा, तो टाइपिंग ही नहीं हो रही मेरे से, टेबल पे बैठा हुआ हूँ। तो ओबीजे इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक नेम ले लिया, तो नेम के अंदर मैंने रख दिया जी जीशान, जो भी है यार। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा, और अब मैं लिख लेता हूँ जी एज 20, और यहाँ पर कर लेता हूँ जी मैं डिग्री BSSC। ठीक है, यहाँ पर आप लास्ट में भी कॉमा यूज कर सकते हैं, ये भी एडवांस जावास्क्रिप्ट में आया सिंपल। ठीक है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में फिर ये प्रॉब्लम्स थी कि आप यहाँ पर कॉमा लगा देते थे तो एरर आ जाता था, बट एडवांस जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पर एंड पे कॉमा भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास आई थिंक सो ऑब्जेक्ट लिटरल्स की चीज है। ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब अगर मुझे कहीं पर भी एक्सेस करना है तो मुझे ओबीजे डॉट नेम ओबीजे डॉट एज करके एक्सेस करना पड़ता था। अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं ये करूंगा कि लेट नेम कॉमा एज कॉमा डिग्री इक्वल टू ओबीजे। ठीक है, तो अब ये मेरे डिस्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब मैं कहीं पर भी नेम को एक्सेस करूंगा तो मुझे जिशान मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर मैं एज को एक्सेस कर लेता हूँ, तो अब मेरी 20 दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिग्री को प्रिंट करता हूँ तो मेरा BSSE प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। हमने देखा हम टेक्स्ट के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से करते हैं। तो इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अब हम स्विच हो जाते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच हो जाते हैं जो कि हमारा टॉपिक है प्रोमिसेस का। अब प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो आपने फोकस होकर सुनना है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इस पे आपने अपना 100% फोकस देना है, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, अब होता क्या है यार, जब भी आप डेटा को कहीं से भी फेच करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज हम किसी API के थ्रू डेटा को फेच कर रहे हैं,
यार मैं आपको ना डायरेक्टली दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, इतने आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाएंगे, इतनी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इतनी एक्सप्लेनेशन कि आपको वो सारा का सारा जाती रहेगी, कुछ भी समझ नहीं आनी। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपने फैच किया किसी भी चीज को, तो जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर ही हमारे पास फैच का मेथड है, जिसके थ्रू हम फैच कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें एजेक्स का यूज करना पड़ता था और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता था, बट इसके अंदर हम फैच का यूज करते हैं। जब हम रिएक्ट में करेंगे ना, वहां पे मैं एक और लाइब्रेरी आपको करवाऊंगा एक्सजेएस नाम की, उसके थ्रू अपना एपीआई से डेटा कॉल करेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जहाँ पर मैंने एपीआई से डेटा कॉल किया हुआ है, ये देखो। ये ये मैंने यूज किया हुआ है एक्सीएस डॉट पोस्ट, ठीक है। तो ये एक्सजेएस नाम की जो लाइब्रेरी है, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी किया होगा इसको, ये देखो। तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब फैच को देखेंगे। अब जब हम डेटा को फेच करते हैं, मैं अभी के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, जस्ट ऐसे समझ लो। यहाँ पर हम जो है ना एक पाथ देते होते हैं, HTTPS, ठीक है। HTTPS करके कुछ भी यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पाथ दे दिया। जब मैं फेच करता हूँ ना, तो जब मेरा डेटा गेट होता है ना, वो हमें किस फॉर्म में गेट होता है? प्रॉमिस की फॉर्म। ये आपने एक बात याद रखनी। जब भी फेच के थ्रू हम डेटा को फेच करते हैं, वो हमें हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। प्रॉमिस को अगर बाय वर्ड समझा जाए, तो प्रॉमिस का मतलब क्या है? आपने किसी से प्रॉमिस किया कि यार हम ऐसा करेंगे, ठीक है। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वो एग्जाम्पल दे रहा था कि आपने एक दोस्त के साथ प्रॉमिस किया कि हम साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। अगर तो तुम उसी टाइम पे उसके साथ खाना खा लेते हो, दैट्स मीन आपने प्रॉमिस को फुलफिल कर लिया, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे नहीं खा पाते, कोई इशू आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपका वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशन होती हैं, प्रॉमिस आपका फुलफिल हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब आपका रिजेक्ट फुलफिल हुआ ना, तब आप ये स्टेटमेंट है कि फेच कर लिया, अगर ऐसा हो गया तो देन कर दो, ठीक है। अब ये देन भी कॉल बैक फंक्शन होता है। अगर फेच नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, देन कैच कर दो। आपने ट्राई कैच पढ़ा होगा, ये बेसिकली ट्राई कैच की तरह ही होता है। हमने आई थिंक सो ये फाइल हैंडलिंग में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है ट्राई कैच की तरह, ठीक है। अगर कोई हमारा वर्क ठीक से हो रहा है, तो धन के पार्ट में हम आ जाते हैं, अगर एरर आ रहा है, हम कैच के पार्ट में आ जाते हैं, जस्ट इतना होता है। ये हमारा ये चीज हम यूज करेंगे। बट अभी के लिए हम कोई भी एपीआई के थ्रू डेटा फैच करके नहीं देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम अपना खुद से प्रॉमिस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपना प्रॉमिस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमने खुद क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसका तरीका जो है ना, कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर प्रॉमिस एक क्रिएट करता हूँ। प्रॉमिस इस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू के थ्रू ना। अब न्यू प्रॉमिस यहाँ पे लिख देता हूँ, PROMIS प्रॉमिस, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है, हमारे पास ना बेसिकली ये कॉल बैक मेथड होता है। प्रॉमिस जो होता है ये कॉल बैक मेथड होता है। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे होते हैं। एक वेरिएबल हमारा रिजॉल्व के लिए, एक हमारा रिजेक्ट के लिए। मतलब अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है या हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, तो वेरिएबल्स के नेम कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैं अभी के लिए रिजॉल्व और रिजेक्ट ही रख लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रख सकते हो, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा एरो फंक्शन मैंने। अब ये डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए चल रहा होता है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके ऊपर हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी फुलफिल हो रही है। बेसिकली तो हम एपीआई के थ्रू वर्क करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी कुछ स्टेटमेंट ऐसी कंडीशन बना लेता हूँ कि अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये काम करो, अगर नहीं होती तो ये काम करो, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया और इसकी वैल्यू मैंने रख दीजिए 10, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कंडीशन चेक करो। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ए की, वो अजी अगर है 10, ठीक है, देन क्या करो? देन करो जी, हमारा पहला मेथड जो था, ये जो हमारा रिजोल्व का है ना, इसको हमने चलाना है अब, ठीक है। इसको चला दो, ठीक है। ताकि हम इसके अंदर कोई भी मैसेज जो है वो पास कर देते हैं। लाइक हम कह देते हैं जी प्रॉमिस फुलफिल्ड, ठीक है। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन हम अपना एल्स का पार्ट जो है वो करेंगे, चलाएंगे। और इसके अंदर हम अपना दूसरा आर्गुमेंट जो रिजेक्ट का है, इसको चला देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे जी? इसके अंदर हम अपना मैसेज प्रिंट करवा देंगे थे, प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। अब ये मैंने जो है ना इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू लगा दिए। अब बेसिकली हम इसको देन और कैच का अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आपका जो प्रॉमिस जो है वो एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर देन कैच का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको सेपरेटली किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर
मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। लेट कह देता हूँ जी माई प्रोमिस हम रख लेते हैं, या कुछ भी आप वेरिएबल रख सकते हो। माई प्रोमिस इक्वल टू, तो इस वेरिएबल को हम जी अपडेट करेंगे और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे देन कैच डॉट देन। अब देन भी हमारे पास कॉल बैक मेथड होता है, और इसके अंदर क्या है, हम जो है रिजल्ट को गेट कर रहे होते हैं। तो और ई एस रिजल्ट, और ये मेथड के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा देते हैं जी रिजल्ट। ठीक है। और अगर हमारा ये मेथड नहीं फुलफिल नहीं होता, तो फिर हम माई प्रोमिस डॉट कैच का मेथड कॉल करेंगे। ठीक है। ये भी कॉल बैक मेथड होता है, और ये एरर गेट गेट कर रहा होता है। ठीक है। तो अब हम इसको गेट करेंगे जी एरर, और इसका मेथड हम क्रिएट करेंगे, एरो फंक्शन ही बनाएंगे हम लोग, और कंसोल डॉट लॉग में हम जी प्रिंट करवा देंगे अपना एरर। ठीक है। अब ये हमारा प्रॉमिस बन चुका है, बस इतना सा ही काम था। अब देखो, सबसे पहले हमारी कंडीशन, हमने एक वैल्यू रखी, फिर हमने कंडीशन चेक की कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो 10 है, तब क्या करो, हमारा फंक्शन रिजोल्व का मेथड कॉल कर लिया। अब ये जो मैंने दो आर्गुमेंट्स बनाए हैं ना, बेसिकली यही मैंने यहाँ पर कॉल करने हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ रिजोल्व मेथड कर देता हूँ। ठीक है। रिजोल्व मेथड, और यही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रिजेक्ट मेथड। तो सेम मुझे यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, मतलब रिजोल्व मेथड यहाँ पर और रिजेक्ट मेथड। ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका ये पहला आर्गुमेंट चलेगा ना, ये पहले आर्गुमेंट का मेथड चलेगा, तो आपका देन कॉल होगा खुद ब खुद ही। जब आपका दूसरा मेथड चलेगा, ये जो आपको दूसरा आर्गुमेंट था, देन आपका कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है। अब अब देखो, मेरी कंडीशन ट्रू आ रही है ना, तो मतलब ये मेरा ये पहला जो है ना रिजोल्व हो जाएगा। जब मेरा रिजोल्व होगा, तो मेरा देन का मेथड चल जाएगा, और देन के अंदर हमने प्रिंट करवाया हुआ रिजल्ट। रिजल्ट में हमें क्या चीज गेट हो रही है, ये जो हमारा यहाँ पर हमने पास करवाया हुआ आर्गुमेंट के प्रॉमिस फुलफिल्ड। अब हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए प्रॉमिस फुलफिल्ड। लेट मी चेक। तो ये देखो प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 9 कर देता हूँ, तो अब हमारी एल्स कंडीशन चलेगी और हमारा रिजेक्ट का मेथड कॉल होगा। ठीक है। तो जब भी हमारा रिजेक्ट का मेथड कॉल होगा, देन हम कैच ब्लॉक में आएंगे और हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा जी। क्या प्रिंट हुआ, प्रॉमिस रिजेक्टेड, और उसी के साथ साथ हमारा एरर भी प्रिंट हो चुका है कि अनकट इन प्रॉमिस, प्रॉमिस रिजेक्टेड, कि हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रॉमिस था। आप यूट्यूब पे देखोगे तो पता नहीं 50-50 मिनट की वीडियोस उन्होंने डाली हुई है, बिल्कुल सिंपल सी इतनी ही एक चीज। ये हमने देख लिया कि हमने प्रॉमिस किस तरह से न्यू क्रिएट किया, और हमारा प्रॉमिस किस तरह से वर्क कर रहा होता है कि कंडीशंस के ऊपर। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली आप सेट टाइम आउट का मेथड यूज कर लो, जिसके अंदर आप जो है ना पहले स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करवा लो, क्योंकि हमारा एपीआई से डेटा जो है ना वो फैच हो रहा होता है, तो थोड़ा टाइम लगा रहा होता है। ठीक है। तो सेट टाइम आउट का मेथड आपको पता होगा किस तरह से हम यूज करते हैं, अगर नहीं पता तो आप इसको देख लेना। ये देखो, सेट टाइम आउट का इस तरह से मेथड होता है, ये उसका सिंटैक्स होता है। ठीक है। अब इसके अंदर आपने कुछ भी करवाना है ना, लाइक मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग में कि डेटा फैचिंग। ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट में हम लिख देते हैं जी 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये हमारा मैसेज होगा, देखो प्रॉमिस रिजेक्टेड, और 2 सेकंड के बाद हमारा प्रिंट हो गया डेटा इज फैचिंग। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो आपका जितना भी इफ एल्स का पार्ट है ना, इसको आप यहाँ से करो कट, और इसके अंदर आप जो है ना सेट टाइम आउट के अंदर, मतलब एपीआई से जो आप डेटा फैच कर रहे होते हो, ये आप इसके अंदर सेट टाइम आउट के अंदर कर दो। और जो आप बाहर एक मैसेज प्रिंट करवा दो कि आपका डेटा अभी के लिए फैच हो रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कह दो कि डेटा इज फैचिंग। तो हम जब आपका डेटा अभी फैच हो रहा होगा, तो आपने 2 मिनट का टाइम लिया है कि 2 मिनट स्क्रीन पे आपका शो होगा कि डेटा इज फैचिंग, देन 2 सेकंड के बाद आपका शो हो गया कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है आपका। तो इस तरह से आप सेट टाइम आउट का मेथड उसको यूज कर सकते हो आपके पास। सर प्रॉमिस लाजमी होता है क्या? यार होता है। देखो, मैंने आपको पहले इसलिए ये चीज समझाई है कि जब हम एपीआई से डेटा कॉल करते हैं ना, देन आप यही सिचुएशन आती है कि या तो आपका डेटा फैच होके आ गया है, या आपका रिजेक्ट हो चुका है। दो सिचुएशन होती है, तब आपको प्रॉमिस क्रिएट नहीं करना पड़ता, जस्ट उसको एक्सक्यूज करना पड़ता है ये देन कैच के थ्रू। आगे हम और भी सिचुएशन देखेंगे। मैंने अपने कोड के अंदर देन कैच कभी नहीं यूज किया, मैं यूज करता हूँ हमेशा